हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ही करा रही हूँ। वो है आपका संगठन। संगठन क्या है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अ प्रोसेस। सबसे पहले आपको क्या है, मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी इसका। आपको इंट्रोडक्शन इतना बड़ा नहीं लिखना, आपको 3 या 4 लाइन में इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इम्पोर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। संगठन प्रबंध का द्वितीय कार्य है। आपको पता ही होगा, प्रबंध का प्रथम कार्य आपका नियोजन था, उसके बाद दूसरा आपका कार्य वो क्या है, संगठन है। प्रबंध के अंतर्गत नियोजन का कार्य करने के पश्चात संगठन का कार्य आरंभ हो जाता है। जहाँ पर नियोजन खत्म होता है वहाँ पर संगठन शुरू हो जाता है। संगठन का निर्माण नियोजन के अंतर्गत निर्मित की गई योजनाओं को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए किया जाता है। जो हमने नियोजन के अंदर योजनाएं बनाई थी, मतलब योजनाएं जो हमने बनाई थी, प्लानिंग जो हमने की थी, उसको प्रैक्टिकल रूप देना क्या कहलाता है, हमारा संगठन कहलाता है। उसको प्रैक्टिकल रूप देने के लिए हम संगठन का प्रयोग करते हैं। एक संगठन नियोजन में निर्धारित किए जाने वाले उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करता है। जो हमने नियोजन में उद्देश्य निर्धारित किए थे कि हमारी संगठन के क्या क्या उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, संगठन कार्य करता है। कार्यों का निष्पादन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि संगठन अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक संगठन की मुख्य क्रियाओं को विभिन्न उप क्रियाओं एवं विभागों में बांट दिया जाता है। मतलब एक तो क्या हो जाता है, हम संगठन को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। मतलब बहुत सारी, जैसे एक क्रिया होती है, जैसे मोबाइल बनाना है। अगर हमें मोबाइल बनाना है तो हम उसको छोटे छोटे विभागों में विभाजित कर देंगे। जैसे क्रय विभाग का क्रय कार्य दे देंगे, विक्रय विभाग का अलग दे देंगे। मतलब हम छोटे छोटे विभाग निर्धारित कर देंगे, जिसको जो कार्य करना है वो वही कार्य करेगा, ताकि हमारा कार्य डिवाइड हो जाए और हमारी उद्देश्य प्राप्ति में सहायता हो सके। एक व्यवसाय में संगठन का वही महत्व होता है जैसे मानव शरीर में मांसपेशियों का। उचित प्रकार संगठन के बिना संस्था की क्रियाओं का सफलतापूर्वक निष्पादन नहीं किया जाता। जब तक संगठन नहीं होगा तब तक कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। अतः किसी प्रबंध के सफल संचालन के लिए संगठन का निर्माण करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या लिखना है कि जो संगठन है, संगठन प्रबंध का दूसरा कार्य है। जहाँ पर नियोजन खत्म होता है वहाँ पर संगठन का कार्य शुरू होता है। नियोजन में जो हमने योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं का व्यवहारिक रूप हम संगठन में ही देते हैं। और नियोजन में जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उन उद्देश्यों को भी हम संगठन के माध्यम से ही पूरा करते हैं। संगठन में हम क्या करते हैं, एक क्रियाओं को बहुत सारी उप क्रियाओं में विभाजित कर देते हैं ताकि उद्देश्य प्राप्ति में सहायता हो सके। बहुत इजी सा इंट्रोडक्शन है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगी। और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो अब मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी। संगठन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं तथा प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपसे वो यही पूछेगा, या ये पूछे प्रकृति या विशेषता या विभिन्न चरणों की व्याख्या कीजिए। आपको सेम ही आंसर लिखना है। आप देख सकते हो एमडीयू में 2010 और 2 में पूछा गया, केयूके में पूछा गया, एमडीयू में ऐसे। मतलब क्वेश्चन आपको समझना चाहिए कि मतलब क्वेश्चन पूछा क्या है हमसे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के बाद आपको इसका मीनिंग लिखना है। मीनिंग में आपको क्या लिखना है, अंग्रेजी के शब्द ऑर्गेनाइजेशन की उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका अभिप्राय एक ऐसी इकाई से है जो कि अनेक हिस्सों में बटी होती है। अन्य शब्दों में संगठन व्यवसाय के समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई एक ऐसी इकाई है जो अलग अलग विभागों में विभाजित होते हुए भी मुख्य प्रणाली से निश्चित रूप से जुड़ी होती है। मतलब क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन शब्द है वो आपका किस शब्द से निकला है, ऑर्गेनिज्म से। ये लाइन तो आपको सबसे फर्स्ट में ही लिखनी है। जिसका अभिप्राय एक ऐसी इकाई से है जो कि अनेक हिस्सों में बटी होती है। जब हम एक क्रिया को बहुत सारी उपक्रियाओं या विभागों में विभाजित कर देते हैं तो वही संगठन कहलाती है। जैसे हम क्या करते हैं, मोबाइल बनाने का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक क्रय विभाग, एक विक्रय विभाग, एक विपणन विभाग, ये सारे विभाग मिलकर ही हमारा क्या बनते हैं, संगठन बनते हैं, जो अलग अलग विभागों में विभाजित होती हुए मुख्य प्रणाली से निश्चित रूप से जुड़ी होती है। एक व्यावसायिक संस्था में विभिन्न पदों पर अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य उद्देश्य प्राप्ति से संबंधित होते हैं। संगठन के अंतर्गत यह ज्ञात किया जाता है कि व्यवसाय के अंतर्गत कार्य करने के विभिन्न
पद कौन से हैं, उन पदों पर कार्य करने वाले व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों से क्या संबंध, मतलब संगठन बताता है कि कौन कौन व्यक्ति किस किस पद पर कार्य करेगा और उनका आपस में क्या संबंध है, उनका क्या अधिकार है, क्या दायित्व है, उनके अधिकार क्या है, उनके दायित्व क्या है, उनके बीच संबंध क्या है, कौन से का कौन सा पद है। इसलिए संगठन केवल वही आवश्यक है जहाँ कार्य करने के लिए एक से अधिक व्यक्ति हो। मतलब अगर एक व्यक्ति हो तो उसमें संगठन की जरूरत नहीं है। जहाँ बहुत सारे व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं वहीं हमें संगठन की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको इसकी एक डेफिनेशन भी याद करनी है। डेफिनेशन आप इसकी हेनरी फ्यूल की डेफिनेशन याद करोगे तो अच्छी है, बाकी आप हैने की भी कर सकते हो। हेनरी फ्यूल की डेफिनेशन आप इंग्लिश में याद करोगे तो बहुत इजी होगी। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, रॉ मटेरियल, टूल्स, कैपिटल एंड अ पर्सोनल, ठीक है। एक व्यवसाय को संगठित करने का अर्थ है ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए प्रत्येक वस्तु, कच्चा माल, औजार, पूंजी और मानवीय साधनों की उचित व्यवस्था करना, वही संगठन कहलाता है। बल्कि ये भी इजी डेफिनेशन है नहीं कि किसी सामान्य उद्देश्य तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है, ठीक है। उद्देश्य प्राप्ति के लिए जब हम कोई किसी चीज़ को मैनेज करते हैं उसको ही हम क्या कहलाते हैं, संगठन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका इसकी डेफिनेशन होगी। कोई भी डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहली आपकी है व्यक्तियों का समूह। संगठन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य कर रहे व्यक्तियों का समूह है, मतलब ग्रुप है। अगर एक व्यक्ति होगा तो उसमें हमें संगठन की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सारे व्यक्तियों का क्या होता है, ग्रुप होता है, वहीं हमें संगठन की जरूरत पड़ती है। व्यक्तियों का समूह संगठन के आकार के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता है। अकेले व्यक्ति द्वारा संगठन का निर्माण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार संगठन में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करने की प्रणाली है। मतलब व्यक्तियों का समूह है, जहाँ बहुत सारे व्यक्ति होंगे वहीं संगठन की आवश्यकता है। अगर एक व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वहाँ संगठन की आवश्यकता हमें नहीं है। सेकंड पॉइंट है समान उद्देश्य। जितने भी व्यक्ति संगठन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं संगठन में, उन सबका एक ही उद्देश्य होता है। वो एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे होते हैं, मतलब समान उद्देश्य। संगठन के अंतर्गत प्रत्येक विभाग के अलग अलग कार्य होते हुए भी सभी विभाग एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित रूप से कार्य करते हैं, मतलब उनका उद्देश्य समान होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन अगर कोई बना रही है, कोई किसी कंपनी में अगर मोबाइल फ़ोन बन रहा है, जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग, विपणन विभाग, उन सब का कार्य तो एक ही होगा ना। जैसे किसी ने कुछ पुर्जा बना दी, किसी ने कुछ टूल बना दिया, किसी ने कुछ टूल बना दिया, वो टूल मिला के किसी ने क्या कर दिया, उस फ़ोन को सेल कर दिया बाजार में, ठीक है। विपणन विभाग ने सेल कर दिया, क्रय विभाग ने कच्चा माल खरीद लिया, विक्रय विभाग ने उसको बेच दिया। तो ये क्या है, सभी का मेन उद्देश्य क्या होता है, मोबाइल फ़ोन को बेचना। सारे क्या मिलकर कार्य करते हैं लेकिन उनका उद्देश्य समान होता है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट आपका संदेशवाहन। प्रबंध दूसरों के साथ कार्य करने की कला से संबंधित है और प्रबंध की कुशलता के लिए संस्था के सदस्यों में सही समझ का होना जरूरी है। संगठन के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे को संदेश प्रेषित करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को समन्वित किया जा सके। अतः एक संगठन क्रिया में कुशलतम संचालन, मतलब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हमें समझ आ जाता है कि किसको क्या कार्य करना है, कैसे करना है, किसका क्या अधिकार है, किसका क्या दायित्व है। मतलब संदेश वहाँ तो उसमें होगा ही संगठन में, ठीक है। तो अच्छे से कार्य करते हैं, कुशलतम संचार प्रणाली का भी इससे विकास होता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर मैनेज तरीके से हम कार्य करते हैं, ठीक। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट आपका प्रबंधकीय यंत्र। प्रबंध के सभी कार्यों के कुशलतापूर्वक प्रभावपूर्ण संगठन पर निर्भर होने के कारण इसे प्रबंध का यंत्र माना जाता है। जिस प्रकार मशीन का एक भी पुर्जा खराब होने से सही स्थान पर स्थापित न करने से मशीन सही ढंग से कार्य नहीं करती, उसी प्रकार यदि कार्य का विभाजन ठीक प्रकार से न किया जाए तो संपूर्ण प्रबंध व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। मतलब जैसे अगर हम किसी मशीन को सही ढंग से नहीं लगाएंगे तो मशीन भी अच्छे तरीके से कार्य नहीं करेगी। उसी तरह हमारा संगठन होता है। अगर हमने संगठन में कोई भी विभाग अच्छे से स्थापित नहीं किया या किसी विभाग ने अपना कार्य पूर्ण तरीके से नहीं किया तो हमारा क्या है, पूरा कार्य रुक जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये सबसे मेन कार्य है कि संगठन में सही व्यक्ति को सही कार्य पर हमें लगाना चाहिए। उसके बाद है विशिष्टीकरण। पॉइंट फिफ्थ,
संगठन से विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं क्योंकि प्रत्येक संगठन द्वारा पूरे कार्य को विभिन्न क्रियाओं में बांट दिया जाता है। तत्पश्चात इन कार्यों को विभिन्न विभागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक विभाग द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों को पुनः उप कार्यों में विभाजित कर दिया जाता है और ये उप कार्य विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति या विभाग द्वारा एक ही कार्य को बार बार करने से वह उस कार्य में विशेषज्ञ बन जाते हैं। मतलब क्या कहते हैं, वो जो एक क्रिया होती है उसका एक क्रिया को हम उप क्रियाओं में बांट देते हैं, उन क्रियाओं को हम विभागों में बांट देते हैं। मतलब हम पूरे कार्य को डिवाइड कर देते हैं और हर व्यक्ति को कार्य देते हैं, जिससे वो व्यक्ति बार बार उसी कार्य को करता है और उस कार्य में वो क्या बन जाता है, विशेषज्ञ बन जाता है। जैसे क्रय विभाग का कार्य क्रय विभाग को अगर बार बार दिया जाएगा तो वो उस कार्य में निपुण हो जाएगा। वैसे ही विक्रय विभाग का भी कार्य अगर वो बार बार करेगा तो वो भी उसी कार्य में निपुण हो जाएगा और विशिष्टीकरण के हमें लाभ प्राप्त होंगे। 6th पॉइंट है आपका समन्वय। संगठन के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों को अलग अलग कार्य सौंपे जाते हैं, लेकिन सभी का लक्ष्य उपक्रम के सामान्य उद्देश्यों को पूरा करना होता है। संगठन विभिन्न स्तरों पर संपन्न की जाने वाली क्रियाओं में समन्वय को सुनिश्चित करता है। प्रबंधक द्वारा संगठन कार्य में कार्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि एक कर्मचारी का कार्य दूसरे कर्मचारी पर निर्भर करे। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य को समय पर करेगा तथा दूसरे कर्मचारी के कार्य में विलंब नहीं होगा। मतलब सबको पता होता है कि किसका क्या अधिकार है, किसका क्या उत्तरदायित्व है और कार्य इस तरीके से बांटा जाता है कि एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी पर निर्भर रहेगा। ठीक है, जैसे अगर क्रय विभाग ने क्या है, कच्चा माल ही नहीं खरीदा तो जो विक्रय विभाग है वो वस्तु को बेच नहीं पाएगा। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इसलिए सारा कार्य प्रॉपर सीक्वेंस में चलता है और उनमें सब में समन्वय बना रहता है। उसके बाद आपका 7th पॉइंट आता है अधिकार एवं दायित्व की स्पष्ट व्याख्या। संगठन के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कार्यरत व्यक्तियों को कार्यभार सौंपने के पश्चात उन्हें अपना काम सही ढंग से करने के लिए कुछ अधिकार सौंपे जाते हैं। मतलब संगठन में ही बताया जाता है कि किस व्यक्ति के क्या क्या अधिकार है, क्या क्या दायित्व है और ये दायित्व और बताने से, कार्यभार बताने से उसको सही तरीके से पता रहता है कि वो उसको क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना है। यदि वे अपना कार्य निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत उचित प्रकार से नहीं करते तो उसके लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। 8th पॉइंट है आपका संबंधों की स्थापना। संगठन संस्था में कार्यरत विभिन्न व्यक्तियों के मध्य उचित संबंध स्थापित करता है। यह विभिन्न पदों पर स्थापित कर्मचारियों को उनके कार्य का स्पष्ट ज्ञान कराता है। मतलब संबंध बताता है कि कर्मचारी को प्रबंधक के साथ क्या संबंध है, उच्च स्तर के निम्न स्तर के साथ क्या संबंध है। मतलब सारे संबंध ये बता देता है और यह निश्चित कर दिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किसका अधिकारी होगा और कौन किसका अधीनस्थ होगा। जैसे कर्मचारी है, कर्मचारी को बता दिया जाता है कि आप प्रबंधक के क्या हो, अधीनस्थ हो। ठीक है, मतलब नीचे के अधिकारी हो। और प्रबंधक को भी बता दिया जाता है कि आप उच्च पद पर कार्यरत हो और आप उच्च अधिकारी हो। ठीक है, उसके बाद 9th पॉइंट नियम। संगठन के कार्यों को कर्मचारियों के द्वारा सही प्रकार से तथा सही क्रम से करवाए जाने के लिए केंद्रीय अधिकारियों द्वारा नियम बनाए जाते हैं। ये नियम संगठन के कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादन में सहायता करते हैं। ठीक है, कि सब उसका कार्य अच्छे तरीके से चले संगठन का, ये सारी रूल्स, कुछ ना कुछ रूल प्रबंधकों द्वारा बना दिए जाते हैं। तो ये आपके 9 पॉइंट है। उम्मीद आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। 1st पॉइंट था आपका व्यक्तियों का समूह, 2nd था समान उद्देश्य, 3rd था संदेशवाहन, उसके बाद था प्रबंधकीय यंत्र, विशिष्टीकरण, समन्वय, अधिकार एवं दायित्व की स्पष्ट व्याख्या, संबंधों की स्थापना और नियम। 9 पॉइंट है आपके। उम्मीद आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। अगर फिर भी किसी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।